ठीक है, पॉलीथीन वगैरह ऐसे जो बैग्स हैं उनसे इसको तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। पहले जूट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था पैकिंग मटेरियल्स के अंदर, आज वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम, क्योंकि ये महंगा पड़ता है और ये सस्ते होते हैं। बट ये सारे जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ये बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको इनकरेज करती है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में आज भी जो भी पार्सल भेजे जाते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस का हो, चाहे रेलवे का हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट के अगर कोई पार्सल भेजे जाते हैं तो वो या तो पेपर के पार्सल में भेजे जाते हैं या फिर वो जूट की पैकिंग में। अब देखो, इसको जूट की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, यानी खूब सा पानी चाहिए जूट उगाने के लिए भी। फिर जूट का जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम से फाइबर बनाते हैं, स्टेम से, तो स्टेम को भिगोकर उसको गीला करके और उससे फाइबर निकालने के लिए भी काफ़ी वाटर चाहिए आपको। फिर आपको फर्टाइल सॉइल चाहिए, अलुवियल सॉइल, और अलुवियल भी कैसी, जो एवरी ईयर रिन्यू हो, हर साल जो क्रॉप रिन्यू हो वो क्रॉप हमें इसमें चाहिए। तो ऐसी क्रॉप कहाँ मिलेंगी या ऐसी सॉइल आपको कहाँ मिलेगी जो हर साल रिन्यू होती हो, तो वो एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे कन्फर्म है कि हमेशा मिट्टी रिन्यू होती है, और वो कहाँ होती है, रिवर डेल्टाज में, यानी रिवर का जो लोअर कोर्स होता है उस लोअर कोर्स के अंदर, लोअर कोर्स रिवर जब लास्ट में सी में मिलने वाली होती है वहाँ पे रिवर का फ्लो बिल्कुल स्लो हो जाता है, और रिवर के अंदर स्लोप के कंपैरिजन में, उसके वाटर क्वांटिटी के कंपैरिजन में उसमें जो सिल्ट और सेडिमेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रिवर उनको रेगुलरली वहाँ पर डिपॉजिट करती है, इसलिए उस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा एरिया कौन सा है, तो हम इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल स्टेट है, यहाँ पर गंगा रिवर आके और इस तरीके से साउथ की तरफ मुड़ जाती है और एक पार्ट उसका बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये जो पार्ट है इसको हुगली रिवर कहते हैं। इस हुगली रिवर के किनारे, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, जूट का प्रोडक्शन होता है। पहले इंडिया, ये जो बांग्लादेश है एक ही था, पहले इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन अब वो एरिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश में। इसके अलावा इसी के पास में है ओडिशा, यहाँ पे बिहार, इन एरियाओं के अंदर भी जूट का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे एक स्टेट और है मेघालय, मेघालय में भी जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस पे है जूट के प्रोडक्शन के अंदर। अब जूट से क्या क्या बनाते हैं, जूट से कारपेट भी बनती है, जूट से बैग भी बनते हैं, आजकल जूट फाइबर से क्लॉथ्स भी बनने लग गए, जूट फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स भी ट्रेंड में हैं, ठीक है, इन सब के यूज़ में आता है। अब हमने इस चैप्टर की सारी क्रॉप्स पढ़ ली हैं, फूड ग्रेन क्रॉप्स थी, फूड ग्रेन क्रॉप्स भी पढ़ ली हमने, मेन जो हमारी कमर्शियल क्रॉप थी, जो फूड क्रॉप्स थी उनको भी पढ़ लिया, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स थी, हॉर्टिकल्चर, उसको भी पढ़ लिया, और लास्ट में हमारी नॉन फूड क्रॉप जिनमें इंक्लूड थी मेन कॉटन और जूट, उन सबको पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचेगा रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, कि पिछले कुछ टाइम में एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस की वजह से प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ा है, उसका डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। बात करेंगे हम नॉन फूड क्रॉप्स में, मेनली आती है फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स में क्या क्या आएगा, कॉटन, जूट, ये दोनों तो मिलेंगी आपको प्लांट्स से, ठीक है। एक फाइबर आता है सिल्क और वूल,
तो वूल तो डायरेक्ट आपको वूल गिविंग एनिमल से मिलेगा और ये मिलेगा आपको इंसेक्ट से। और वो इंसेक्ट्स कहाँ पे रियर किए जाएंगे? प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स कौन से प्लांट पे रियर किया जाता है? सिल्क वॉर्म होता है उसको किया जाता है मलबरी ट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शहतूत का पेड़। उस पेड़ के ऊपर इनको रियर किया जाता है, पाला जाता है। फिर इसकी स्टेज होती है, पहले एग से निकलता है, लार्वा बनता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनेगा अपने चारों तरफ, फिर कोकून होगा, फिर उसके बाद के अंदर फिर जब लास्ट स्टेज आएगी अपने चारों तरफ थ्रेड को कवर बनाएगा, फिर उस थ्रेड के कवर से हम क्या करेंगे? सिल्क लेंगे और उसकी लास्ट स्टेज आती है सिल्क मॉथ। लेकिन सिल्क मॉथ बनने से पहले ही क्या कर लिया जाता है? सिल्क को ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो सिल्क की जो एग्रीकल्चर करने की, सिल्क वॉर्म रियरिंग की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। उसको एग्रीकल्चर नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, लेकिन वो एग्रीकल्चर में काउंट नहीं होगी तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में, लेकिन उसमें आप क्या करते हो? मेनली इंसेक्ट रियरिंग करते हो, उसमें आप किसी पर्टिकुलर क्रॉप को नहीं उगाते हो। तो वूल में भी किसी पर्टिकुलर क्रॉप को नहीं उगाते हम। वूल में क्या करते हैं? वूल गिविंग एनिमल्स को रियर करते हैं और उनसे वूल की शेयरिंग करते हैं और उसको फिर वूल के फाइबर में चेंज करते हैं। अब बची है 2 क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट। तो कॉटन और जूट को हम प्लांट्स फाइबर क्रॉप्स के अंदर हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉटन। कॉटन देखो, इंडिया में आप देखोगे तो अपना जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड से ही हम लोगों को कॉटन का नॉलेज है, कॉटन उगाने का भी और कॉटन फाइबर से कॉटन क्लॉथ बनाने का भी। यानी हमारी इंडस वैली, वैदिक जो अपने टेक्स्ट्स हैं उनमें इनका मेंशन मिला है वैदिक टेक्स्ट के अंदर। और यहाँ तक कि जो हमारी सिविलाइजेशंस थी, उन सिविलाइजेशन का जो एक्सकेवेशन हुआ है, जो खुदाई हुई है, उस एक्सकेवेशन में हमारे को कॉटन क्लॉथ के हमारे को ट्रेसेस मिले हैं। तो इट मीन्स हमें आज से काफ़ी टाइम पहले ही कॉटन उगाने का और कॉटन से कॉटन फाइबर बनाकर उसका कपड़ा बनाने का नॉलेज था। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉटन की जो एग्रीकल्चर है, कॉटन की जो फार्मिंग है इंडिया में मोस्ट एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में से एक है। अब देखो कॉटन जो है बेसिकली इंडियन ओरिजिन का प्लांट है। ये इंडिया में ही इसका जन्म हुआ। इट मीन्स इसकी जो शुरुआत है फार्मिंग की वो इंडिया से ही मानी जाती है। अब देखो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो 2015 तक के डेटा आपके बुक में, 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का। फर्स्ट पे कौन था बता सकता है कोई? फर्स्ट पे वन एंड ओनली चाइना। तो इंडिया इस क्रॉप के मामले में भी चाइना के बाद में सेकंड प्लेस पर था 2015 में। अब बात करें कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहां पर कॉटन ज़्यादा अच्छे से उगा सकते हैं, इट मीन्स फेवरेबल कंडीशंस कहाँ कहाँ हैं। तो देखो कॉटन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कॉटन के लिए देखो सबसे पहले बात करूँ मैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर देखो इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई। इट मीन्स 25 डिग्री एंड अबव। रेनफॉल की बात करूं तो रेनफॉल इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको मीडियम रेनफॉल चाहिए, यानी 50 to 75। ठीक है।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, इस क्रॉप को प्रिपेयर होने के अंदर लगभग 6 to 7 सॉइल की बात कर ले पहले। सॉइल इसके लिए जो बेस्ट सुटेबल सॉइल है वो ब्लैक लावा सॉइल है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि ब्लैक लावा सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, डेक्कन प्लेटू एरिया में मिलती है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात ये स्टेट्स इंक्लूड हैं। तो मोस्टली प्रोडक्शन भी कॉटन का उन्हीं एरिया में होता है। फिर अब इस सॉइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस क्रॉप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसको कंप्लीट प्रिपेयर होने में 6 to 7 मंथ्स लगते हैं, यानी 182 आप मान के चलो लगभग 220 डेज। जितने दिनों में अपने 2 क्रॉप तैयार हो सकती है, 2 क्रॉप्स रेडी हो सकती है, उतने दिनों में ये सिंगल क्रॉप तैयार होती है। फिर चलो इतने दिन तो चला ले, लेकिन इसको जो टाइम चाहिए वो फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री, फ्रॉस्ट मतलब कोहरा नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। धुंध कोहरा जिसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट, वो नहीं पड़नी चाहिए। इट मीन्स इनको सनशाइन चाहिए। कब? जब ये शुरुआत में इसको उगाते हैं और उसके बाद में जब प्लांट डेवलप होने लगता है, जब इसमें फ्रूट आने लगता है, तब आपको इसमें धूप खिली हुई होनी चाहिए, अच्छी सनशाइन होनी चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए। अगर उसके बाद में भी अगर क्लाउडी रहता है स्काई या फिर फ्रॉस्ट पड़ती है, तो क्या होता है, इसका जो रेशा होता है, इसका जो फाइबर होता है, इसके अंदर पहले फ्लावर लगता है, फिर फ्रूट बनता है, फिर वो फ्रूट फटता है और फटने के बाद में उससे क्या निकलता है, कॉटन निकलता है। और अगर उस टाइम पे अगर मौसम खुला हुआ नहीं है, उस टाइम पे अगर क्लियर स्काई नहीं है, तो फिर क्या होता है, इसका जो फाइबर होता है वो फाइबर मॉइस्चर कलेक्ट कर लेगा और फिर क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, यानी उसका जो आप बोलोगे टेक्सचर इतना फाइन नहीं होगा, उसका रेशे, उसके फाइबर लंबे नहीं होंगे। तो इसीलिए इसको क्या चाहिए, क्लियर स्काई चाहिए। अब बात करें मेन स्टेट्स कौन कौन से इसके, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉटन उगाया तो जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। साउथ इंडिया में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखो मेन अगर आप स्टेट्स देखोगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, फिर थोड़े बहुत ऊपर के जो स्टेट्स अपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत राजस्थान में भी, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में। नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में कौन उगाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जाएगा। और थोड़ा बहुत राजस्थान के साउथ में भी, जो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, झालावाड़ वगैरह, जो प्लेट्यू एरिया से टच रहते हैं यहाँ पे, एमपी वगैरह से, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी उगाया जाएगा। अब आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप बताता हूँ, इंडिया में 3 वेराइटीज ऑफ कॉटन उगाई जाती है। कॉटन की 3 वेराइटियाँ उगाई जाती है इंडिया में। सबसे पहले अमेरिकन कॉटन, और अमेरिकन कॉटन को लॉन्ग फाइबर कॉटन भी कहते हैं, लंबे फाइबर होता है इसके। ये 50% इंडिया में अमेरिकन कॉटन उगाई जाती है। फिर मीडियम फाइबर की कॉटन होती है, मीडियम फाइबर की कॉटन 40% उगाई जाती है इंडिया में। और बची हुई जो 10% है वो किस तरह की होती है, शॉर्ट फाइबर वाली।
यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा अमेरिकन कॉटन का प्रोडक्शन होता है जिसमें लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि हम लोग हमारी जो कॉटन की नीड है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की उसको फुलफ़िल कर सके। इसलिए हम कुछ कंट्रियां हैं जिन कंट्रियों से हम रॉ कॉटन इंपोर्ट करते हैं। कौन कौन सी कंट्रियां हैं? इजिप्ट है, सूडान है, इसके अलावा यूएसए, ये कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, कॉटन का इंपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है अपना जूट। इसको लोकल लैंग्वेज में पटसन भी कहते हैं और वैसे देखा जाए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कौन सा फाइबर कहा जाता है इसको? गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यानी सुनहरा रेशा। ठीक है, ब्राउन कलर होता है इसका, ब्राउनिश येलो कलर होता है इसका, इसलिए गोल्ड जैसी शाइन करती है ये। इसको क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। काम क्या आता है ये देखो, ये मोस्टली पैकिंग मटेरियल्स बनाने के काम में आता है। आप सबने देखा होगा अपने घर में जूट के बैग्स होते हैं, जैसे गेहूँ अनाज भरने के लिए भी आते हैं। ठीक है, शॉपिंग के लिए भी कभी जाते हैं तो कुछ शॉप्स, कुछ कंपनियां हमारे को जूट बैग कैरी करने के लिए देती है, सब लोग जानते हो जूट। तो अब लेकिन इसका प्रोडक्शन अभी एट प्रेजेंट की अगर बात किया जाए तो प्रेजेंट में इसको कंपटीशन मिल रहा है, तो इसका प्रोडक्शन कम हो गया। कंपटीशन किससे मिल रहा है इसको? इसको मिल रहा है आर्टिफिशियल जो फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर जिसको पीवीसी कहते हैं अपन, नायलॉन वगैरह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आज सब गर्मी भूलकर आज का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर, उसमें मेन कमर्शियल क्रॉप्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कमर्शियल क्रॉप्स में शुगर केन पढ़ा, ऑयल सीड क्रॉप्स पढ़ी और टी और कॉफ़ी जो मेन बेवरेज क्रॉप्स हैं वो पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। आज का हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर होता क्या है? देखो, हॉर्टिकल्चर से मीन है फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स, vegetables and flowers, that is called horticulture. Horticulture इंडिया के अंदर नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं है। शुरू से हम क्रॉप्स के साथ साथ हमारी फैमिली नीड्स के लिए वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, लेकिन आज ये थोड़ी सी कॉमर्शलाइज्ड हो गई। कॉमर्शलाइज मतलब मार्केट ओरिएंटेड हो गई। क्यों? आज अगर आप देखोगे तो इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन, अब इंडिया की बात करें 1/3 पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन हो चुकी है। यस सर, आप थोड़ा साइड में
ओके। तो देखो अपनी 1/3 पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, अर्बन हो चुकी है। तो अर्बन पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए, अर्बन पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अर्बन पॉपुलेशन की जो डेली नीड्स है उनमें क्या क्या आता है, वेजिटेबल्स आती है, जो रेगुलर नीड्स जो एग्रीकल्चर से उनको एक्सपेक्टेड होती है, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की और डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो देखो इन तीनों की डिमांड तो कौन फुलफिल करेगा, हॉर्टिकल्चर फुलफिल करेगा। और ये जो बचा हुआ है, बचा हुआ कौन सा, बचा हुआ कौन सा है अपना, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसकी नीड को कौन फुलफिल करेगा, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इसकी नीड को फुलफिल करेगी। तो देखो इसीलिए इन अर्बन एरियाज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो एग्रीकल्चर थी उसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, उनको अब मार्केट में सेल करने के पर्पज से बड़े स्केल पर उगाया जाने लगा। अब 2015 की बात करें, ईयर 2015 की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में इंडिया सेकंड प्लेस पे था। कौन से प्लेस पे था, सेकंड प्लेस पे था। किस मामले में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मामले में, के प्रोडक्शन के मामले में। फर्स्ट पे कौन था, फर्स्ट पे नन अदर देन चाइना। इंडिया और चाइना दोनों फर्स्ट सेकंड में चलते हैं क्रॉप्स में मोस्टली। और केवल फ्रूट्स की बात करें हम तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में फ्रूट्स के प्रोडक्शन में। और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं इंडिया में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंगो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। तो देखो अब इंडिया में कहाँ कहाँ के कौन कौन सी क्रॉप्स पसंद फेमस है, या कहाँ कहाँ पर किस फ्रूट या वेजिटेबल क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक फ्रूट क्रॉप को या वेजिटेबल क्रॉप को हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। 1 मिनट, यू हैव टू वेट। तो देखो पर्टिकुलर किस किस एरिया में, इंडिया के किस किस पार्ट में कौन कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वो हम देखेंगे। तो देखो मैंगो की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो मैंगो कहाँ कहाँ होता है ज़्यादा प्रोडक्शन, मैंगो का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा वेस्ट बंगाल और गुजरात को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा बात करें हम ऑरेंज की बात करें तो देखो ऑरेंज सबसे ज़्यादा इंडिया में, ऑरेंज सबसे ज़्यादा होते हैं नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। और चेरापूंजी, चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में। तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन इंडिया में नागपुर और चेरापूंजी में होता है। इसके अलावा हम देखें राजस्थान में, राजस्थान को भी अगर आप इंक्लूड करते हो तो राजस्थान में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है। बाकी छोटे स्केल पर लगभग हर स्टेट के अंदर जितने भी ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं, कोल्ड एरियाज वाले नहीं,
जितने भी ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं वहाँ सब जगह ऑरेंज उगाया जाता है। इसके अलावा बात करें बनाना, जो हमारी हमारे को पूरे 365 डेज ऑफ द ईयर अवेलेबल रहते हैं। बनाना की बात करें, और जो हमारी डेली डाइट का मोस्टली हर इंडियन फैमिली का पार्ट है, तो बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मोस्ट ऑफ जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो बनाना देखो, केरला साउथ इंडियन स्टेट है, इसके अलावा महाराष्ट्र जहाँ पर बारिश अच्छी होती है और टेम्परेचर भी अच्छा रहता हो, तमिलनाडु, और एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है जिसका नाम है मिजोरम। यहाँ पर बनाना का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और भी फ्रूट्स अगर हम देखें, लीची देखें तो लीची का प्रोडक्शन देखो, लीची और गवावा दोनों, लीची और गवावा इन दोनों का प्रोडक्शन देखो। लीची सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी है बिहार। मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन होता है। और पाइनएप्पल की बात करोगे, पाइनएप्पल कहाँ फेमस है, कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? मेघालय में। पाइनएप्पल का प्रोडक्शन मेघालय में ज़्यादा होता है। ग्रेप्स का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इनमें सबसे ज़्यादा होता है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड एरियाज़ के होते हैं, जैसे एप्रिकॉट हो गया, एप्पल हो गया, इसके अलावा पियर समझते हो सब, नाशपाती जिसको कहते हैं हम, और वॉलनट हो गया। इन सब का प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ? देखो, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट या जिसको चेस्टनट भी कहते हैं, इन सब का प्रोडक्शन मोस्टली कोल्ड एरियाज जो है वहाँ पे होगा। और इंडिया में कोल्ड एरियाज कौन से हैं? जो हिमालयन एरिया है वो कोल्ड एरिया है। तो कौन कौन से हो गया? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट इन सब का प्रोडक्शन होता है। और हिमाचल के एप्पल तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में डिमांड रहती है इनकी। और इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एक वेजिटेबल्स हैं जिनका इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। पी, कॉलीफ्लावर और अनियन, कैबेज, ब्रिंजल, ये कुछ ऐसी और भी हैं, टमाटो, पोटैटो, ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनका इंडिया वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब बात करेंगे, ये तो सारी क्या थी, हमारी फूड क्रॉप्स थी, या जो किसी न किसी में कमर्शियल होने के बावजूद भी हमारे फूड जो यूज़ है, फूड जो नीड्स है उनको फुलफिल करते हैं। जैसे शुगर केन हमने पढ़ा, कमर्शियल क्रॉप होने के बाद भी वो क्या है, हमारी फूड नीड्स को फुलफिल करता है। टी है, कॉफ़ी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, ये सब हमारी फूड क्रॉप्स हैं। अब कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स है, इट मीन्स वो हमारे फूड नीड्स को फुलफिल नहीं करती है, वो अदर पर्पस के लिए उगाई जाती हैं। जैसे कॉटन है, जूट है, ये क्या है, ये फाइबरस क्रॉप्स हैं और वो हमारी फाइबर की नीड को, यानी क्लॉथ की जो नीड होती है उसको फुलफिल करते हैं। तो नॉन फूड क्रॉप्स की